विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इन द इवोल्यूशन जो हमने लास्ट टाइम कवर अप किया था, जिसके अंदर वी हैव डिस्कस अबाउट द कीमोजेनी, है ना, कि हाउ द केमिकल इवोल्यूशन हैज बीन टेकिंग प्लेस, हाउ पहले का आपका एटमॉस्फेयर जो था अर्थ का, इट वाज रिड्यूसिंग टाइप और ऑक्सीडाइजिंग टाइप, इट वाज रिड्यूसिंग टाइप, इट वाज नॉट ऑक्सीडाइजिंग टाइप, है ना, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं था। फिर हमने देखा था कि हाइड्रोजन ने कैसे कार्बन के साथ में एंड ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग किया, उन्होंने फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने शुरू किए, जैसे आपके पास कार्बन का मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन मिला, सॉरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन मिला, तो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले, कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर मीथेन था आपके पास, फिर वहाँ से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना शुरू हो गई। देन वी हैव सीन कि हाउ द कार्बोहाइड्रेट एंड देन अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड वो कुछ थ्योरीज थी, मैंने लास्ट टाइम भी कवर अप किया था, यानी हमने डिस्कस किया था कि भैया ये सब कुछ होते हुए हम में से किसी ने नहीं देखा, कोई था नहीं। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल लोगों की भी थ्योरीज पढ़ी थी, ओके, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे अगर आप देखोगे थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमने एक स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी देखी थी, ठीक है, जिसमें वो भगवान ब्रह्मा, बाइबल, एडम एव के बारे में बात करते हैं कि भगवान ब्रह्मा की हम सब संतान हैं, या फिर एडम एव की वजह से हम सब पैदा हो रहे हैं, वो चीज़ थी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन अगर आपको याद होगा, वो 21 दिन में 21 दिन में वो आपका चूहे पैदा करने की रेसिपी जो थी वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करता था। पेंस्पर्मिया जो बात कर रहा था कि वी हैव केम फ्रॉम सम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, या फिर हम किसी स्पेस से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, ओके। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ थी, फिर आपके पास कैस्ट्रोट्रॉपिज्म था, फिर ओपर हेल्डर की थ्योरी थी, जिसको हम आज देखेंगे कि किस तरीके से वर्क डाउन करती है, ठीक है। और ये जो आपके पास ओपन हैंडल की थ्योरी थी, इसी को यूरे ने और ज्यादा प्रूव करके दिया था हमारे पास, वो एक स्टूडेंट ही था जिसने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिए हैं, ओके। सो टुडे वी विल बी कवरिंग समथिंग अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ओके, हाउ द सेल माइट हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड आज जिस सेल को हम देखते थे, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, या फिर हम जैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हो, ये सेल फॉर्म कैसे हुए हैं। आपके पास अलग अलग सेल देखते हैं, जैसे कि प्लांट सेल की मॉर्फोलॉजी अलग है, एनिमल सेल की मॉर्फोलॉजी अलग है, ठीक है। आप किसी प्रोटोजोन की मॉर्फोलॉजी देखोगे तो वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। प्रोटोजोन आर नथिंग बट दे आर यूनिसेलर यूकैरियोट्स, है ना, वेरेज आपके पास बैक्टीरिया जो हैं वो यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स के टर्म्स में आते हैं। तो ये चीजें किस तरीके से इवॉल्व हुई, किस तरीके से आपका प्लांट सेल बना, किस तरीके से आपके पास एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या हुआ, दैट वी विल बी कवरिंग इन आवर न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बायोजेनी, ओके। तो बायोजेनी के अंदर अगर आप बायोलॉजिकल वो देखोगे, बायोलॉजिकल सिंथेसिस कैसे हुआ था, या फिर आपके पास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था, तो इसमें सबसे पहले तो होगा कि यू माइट हैव द आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अगर आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए थे, हमने देखा कि प्रोटीन कैसे बनता है, कैरेमलाइजेशन हमने डिस्कस किया था एक, कि आपके पास पॉलीपेप्टाइड बन सकता है, आपके पास ग्लूकोज के मल्टीपल लेयर्स बन सकते हैं, फिर ग्लूकोज खुद को पॉलीमराइज करा सकता है। हमने डीएनए का फॉर्मेशन देखा था, आरएनए का फॉर्मेशन देखा था। ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स हैव टू बी इन एन आइसोलेटेड प्लेस। एक सेल के अंदर क्या है, सेल के पास क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर एक सेल वॉल से वो कवर्ड है। अब उसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, आपके पास लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपका डीएनए है, यही सारे मॉलिक्यूल्स से एक सेल बना पड़ा है। तो दीज ऑल थिंग्स हैज टू बी आइसोलेटेड इनसाइड अ सेल। तो वहां हम देखेंगे कि हाउ दिस थिंग्स हैज बीन आइसोलेटेड इन द ऑर्गेनिक मटेरियल। फिर प्रोकैरियोट्स कहां से आए, है ना, प्रोकैरियोट्स कैसे आए, यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे आया था, फिर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को धोखा दिया गया है तो ओजोन लेयर को दिया गया है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करते हैं यूवी रेज, है ना। तो यूवी रेज ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के रेडिकल्स बने, वो रेडिकल्स जाकर के O2 के साथ में ब्लॉक किया, और फिर O3 का पॉलीमराइजेशन हुआ। तो इस O3 के पॉलीमराइजेशन से क्या हुआ, आपके पास ओजोन लेयर बनी। ओजोन लेयर बनी यूवी रेज की वजह से, और जैसे ही ओजोन लेयर कंप्लीट हुई, उसने यूवी रेज का रास्ता ब्लॉक कर दिया। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को धोखा मिला है हिस्ट्री में, तो ओजोन लेयर को मिला है। समझ में आ रहा है, सॉरी ओजोन लेयर को नहीं, यूवी रेज को मिला। किसको मिला, आपके यूवी रेज को मिला है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे हुआ, उसके बाद आपके यूकैरियोट्स कैसा है, क्योंकि जब तक ये ओजोन लेयर फॉर्म नहीं होता ना, विल टेक द पेन, ओके, जब तक ये ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता, ओके, अनलेस और अनटिल वी हैव गॉट दिस ओजोन लेयर ना, यू कुड नॉट एक्सपेक्ट द ओरिजिन ऑफ योर यूकैरियोट्स, ओके, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन लेयर्स अगर हैं तो यूवी रेज ब्लॉक्ड है, और जब यूवी रेज ब्लॉक्ड है, यू नो दैट कि यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर अस, ओके, दे कॉज स्किन कैंसर। वो बेसिकली थायमिन के डायमर्स बना देते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए को म्यूटेट कर देंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया करते हैं, ठीक है। तो विल सी दिस वन बाय वन कि हाउ दिस प्रोसेस स्टार्ट्स,
ओके, सो व्हाट कैन बी द कंडीशंस, अगर आप इससे पहले की कंडीशंस देखोगे फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको क्या क्या चाहिए था, ठीक है, अगर मुझे मेरे लाइफ को ओरिजिनेट कराना है, ओके, सो देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूएशन सप्लाई ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटर्स। हम क्यों हैं, क्योंकि वी आर रिप्रोड्यूसिंग। आपको कहीं कट जाता है, अगर कट जाएगा यहीं से पूरा पूरा ब्लड निकल जाएगा, तो आपको पता है कि आपकी वुंड हीलिंग होती है। अब ये वुंड हीलिंग क्यों हो रही है, बिकॉज योर सेल्स आर डूइंग रेप्लिकेशन, or you can say your cells are dividing is the, you can say it is one of the synonym of your replicators only, so replication हो रहा है, so copying these replicators must have subject to the error, and इसी error को हमने हिस्ट्री में या फिर हमारे जनरल लैंग्वेज में म्यूटेशन बुलाया है ना। मतलब ये अगर आपका डीएनए था, ये डीएनए जब आपके पास वापस से कॉपी करके डीएनए के मॉलिक्यूल्स बना रहा था, तो देयर माइट हैव सम एरर इन दिस, एंड दिस एरर कुड हैव लेड टू द म्यूटेशन। ओके, एंड म्यूटेशंस ओवर द जनरेशंस पाइल अप हुई। ये नहीं कि एक जनरेशन में म्यूटेशन हो गया, जब म्यूटेशंस ओवर द जनरेशन पाइल अप होती हैं, ठीक है, समझो कि हम ऐसे सिर्फ एक जनरेशन की वजह से नहीं है, अरे हजारों करोड़ों जनरेशन चली गई हमको ऐसे बनाने में। एंड आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इवोल्यूशन का कोई एम, गोल, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, बस हो रहा है। किस लिए हो रहा है किसी को नहीं पता, समझ में आना। या फिर ये कह लीजिए कि इसका कोई एम या कोई गोल है नहीं, इसको होना है बस। और हर ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व करता है अपनी लाइफ को ईज करने के लिए, अपने सर्वाइवल को ईज करने के लिए, है ना। इवोल्यूशन का मतलब कभी कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। इवोल्यूशन का मतलब कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी से था ही नहीं कि मुझे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाने। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ही इवोल्यूशन का मतलब होना था तो सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस चले जाने थे, वो तो चले जाते थे, वो तो और सिंपल होते चले जा रहे हैं। जहां उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, अब तो वो आरएनए के ऊपर लेके चले गए। ऑलमोस्ट सारे वायरसेस आर कमिंग नाउ, द न्यू वायरसेस आर कमिंग विद द आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। सो वो खुद को और सिंपल कर रहे हैं, हमारी बॉडी खुद को और कॉम्प्लेक्स किए जा रही है। हम अपने लाइफ को ईज करने के लिए इवॉल्व करते हैं। ओके, सो इवोल्यूशन का जो मेन बंदा है जिसकी वजह से इवोल्यूशन के ज्यादा चांसेस होते हैं वो म्यूटेशन है। बट म्यूटेशंस एक जनरेशन में होगा तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, बट ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े म्यूटेशंस पाइल अप होते हैं। Okay, and these mutations will lead to the evolution. Apart from that, you need high temperature. और mutation कैसे हुआ रहेगा? Okay, जो आपके पास earlier अर्थ था, हमने पढ़ा था कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। Okay, और हाई टेम्परेचर में डीएनए का सर्वाइवल भी ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल है। या डीएनए कैन विथस्टैंड द हायर टेम्परेचर्स, जैसे हमने पढ़ा था, याद है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में when we were doing the search for genetic material, याद आ रहा है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, है ना। ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को उबाल के मार दिया, एस स्ट्रेन ऑफ निमोनिया, स्मूथ वाले को, रफ वाले को जिंदा ही रखा, बट डीएनए नहीं हुआ। दैट इज व्हाई योर रफ हैज बीन कन्वर्टेड टू द स्मूथ वन। ओके, द हाई टेम्परेचर इन अर्ली अर्थ वुड हैव फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूटेशन। ये हायर टेम्परेचर की वजह से म्यूटेशन वहां पे हो गया था, ठीक है। नाउ द सिस्टम्स ऑफ रेप्लिकेटर मस्ट हैव रिक्वायर्ड द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी। अब ये फ्री एनर्जी कहां से मिला होगा उसको, यूवी रेज वर देयर, ओके, हाई सनलाइट था ही आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने पढ़ा था कि एटीपी का भी फॉर्मेशन हो चुका था तब तक, तो वो भी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे पार्शियल आइसोलेशन भी हो गया था वहां पे जनरल एनवायरनमेंट से। विल टॉक अबाउट दैट कि हाउ द पार्शियल आइसोलेशन हैज बीन टेकन प्लेस। ओके, हुआ क्या रहेगा उस टाइम पे कि कुछ हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जो है ना वो जनरेट हो करेंगे। ये सब कुछ सी वाटर में हो रहा था, ओके, तो कुछ हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जनरेट हुए रहेंगे। तो जब ये हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जनरेट हुए रहेंगे ना, तो उन्होंने ऐसा कुछ मैसेज जैसा फॉर्मेशन कर दिया रहेगा। ओके, तो इसके अंदर आपके पास हो सकता है कि प्रोटीन आ गया हो, या फिर आपके पास ग्लूकोज आ गया हो, या फिर मतलब कार्बोहाइड्रेट आ गया हो, या फिर आपके पास डीएनए का मटेरियल आ गया हो, एंड दे माइट हैव स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, तो इसकी वजह से शायद एक आइसोलेशन भी हो रहेगा फ्रॉम द जनरल इन्वायरमेंट। ओके, सो हाउ दिस ऑर्गेनिक, अगर आप देखोगे इसके अंदर दो चीजें आती हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आइसोलेशन कैसे हुआ रहेगा। इसके पीछे भी दो थ्योरीज लोग देते हैं, ठीक है, कि व्हाट कुड हैड हैपेंड एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे ना आप थे ना मैं था, कोई था नहीं, तो उस टाइम पे होने की दो थ्योरीज आती हैं जो आपकी बुक्स भी बात करती हैं। ये कंपोनेंट आपको एनसीईआरटी में कम देखने को मिलेगा, बट अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक्स चेक करोगे ना तो आपको कोसर्विट्स एंड माइक्रोस्फेयर्स के बारे में मिलेगा। ओके, अब ये जो कोसर्विट्स एंड माइक्रोस्फेयर्स थे ये क्या थे, ये बहुत पहले, मतलब आप समझिए कि जब आइसोलेशन शुरू हुआ रहेगा ना उस टाइम पे ये कुछ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए थे। ओके, जिनके पास कुछ सेल जैसी प्रॉपर्टीज थी, ये सेल नहीं थे, दे हैड
cell like properties, but they were not the cells. So what would have happened over there is, see, two hypotheses are working over here at this time. Okay, for the formation of the prebionts, मतलब biological component बनने से पहले दो theories काम करती थी, and this said led to the formation of first living cell. इन्हीं दो theories के ऊपर दो theories से आपके पास co-surface का बनना और माइक्रोस्फेयर्स का बनना. विल सी देम वन बाय वन कि व्हाट वुड दैट हैपन. सो द पहली थ्योरी जो आपके पास को-सर्विट्स के बारे में थी, इसको ओपेरन ने दी थी. हु हैव गिवन अस, ओपेरन हैड गिवन अस दिस थ्योरी. नाउ अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, अर्ली प्रीबायोंट वुड हैव बीन को-सर्विट्स. इसके हिसाब से पहले आपके पास प्रीबायोंट क्या था, को-सर्विट्स था. अब को-सर्विट्स क्या था, ओपेरन ने आपके पास टर्म दिया था. व्हाट ही डिड, इन्होंने बोला कि आपका जो प्रीबायोंट था उसके अंदर दो चीजें हैं, एक आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा आपके पास क्या है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है. एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या आपके पास प्रोटीन. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अराउंड कुछ तो एक जली जैसा सब्सटेंस बन गया था, जिसने इन दोनों को आइसोलेट कर दिया. ओके, और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट को-सर्विट्स में देखो, मैंने जैसा आपको बताया ना, दीज वर सराउंडेड बाय द फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, मतलब ये आपके पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, एंड आपके पास समझ लीजिए ग्लूकोज, और यू कैन से दैट कि कार्ब के मॉलिक्यूल्स हैं. और इन कार्ब के मॉलिक्यूल्स को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एक फिल्म बनाया और आइसोलेट कर लिया. ओके, क्या किया, एक फिल्म बना करके आइसोलेट कर दिया, जो बना आपके लिए को-सर्विट. क्या बन गया ये आपके लिए, को-सर्विट्स का फॉर्मेशन कर दिया इसने. नाउ सी, दिस अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कुड हैव फंक्शन एज द फिजिकल, क्योंकि इस पूरे ओशियन में, इफ माय बोर्ड इज एन ओशियन, पूरे ओशियन में दिस वाटर मॉलिक्यूल्स इज वर्किंग एज एन बैरियर. नाउ नो वन कैन एंटर और नो वन कैन गो आउट, और इफ दे आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग, व्हिच मींस दिस मेम्ब्रेन could have act as a semi permeable membrane. किसकी तरह काम कर लेगा ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह. मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्टिंग लाइक दैट. सो वी थॉट दैट कि ओके, इट इज अलाउइंग समथिंग, और कुछ चीजों को ये अलाउ कर रहा है कि आप अंदर और आप बाहर जाओ. सो वी थॉट दैट कि ओके, दिस कैन बी माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर का एरिया कुड हैव एक्ट एज द साइटोप्लाज्म. किसकी तरह काम कर सकता था वो, साइटोप्लाज्म की तरह काम कर सकता था. दैट वाज द वन ऑफ द थिंग. ओके, सो सी, दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन. दिस अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कुड हैव फंक्शनड एज द फिजिकल बैरियर ओवर हियर बिटवीन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन देयर. तो अब ना कोई अंदर ना कोई बाहर, और अगर अंदर बाहर हो भी रहा है तो वो सेलेक्टेड चीजों को रहा, लाइक योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डू. ओके, इट जस्ट अलाउ द simple molecules over here. It do not allow the entry and exit of everyone. Okay, so now they could have selectively taken in the material, which means they are semi permeable or they are selectively permeable. They are acting as an plasma membrane, like your plasma membrane do in your cell. It is semi permeable, along with it is selectively permeable from their surroundings. Okay, तो ये को-सर्विट्स हमने इसलिए समझा इसको कि ये सेल हो सकता था क्योंकि इसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसा स्ट्रक्चर था, which was semi permeable and selectively permeable. That is why we thought that कि चलो को-सर्विट्स might have the first cell. Okay, or it could be called as the first cell. And apart from that, scientists ने इस चीज को प्रूव करने के लिए they have synthesized this into the laboratories, and because they lacked the definite membrane, because it was made up of just a water ka film na, so no one claimed co-solvents are alive. हमने ये, और एक और चीज, they कैन नॉट डिवाइड, ये ना डिविजन नहीं कर सकते थे, ये डिविजन नहीं कर सकते. इनका साइज तो बड़ा होता था, मतलब देयर साइज जो है ना, देयर साइज वाज इंक्रीजिंग. ओके, देयर साइज वाज इंक्रीजिंग बट दे वर नॉट डिवाइडिंग. अब भाई अगर एक सेल है तो हमने पहले आपको बताया था कि अगर कोई सेल होगा तो उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, बट इट वाज नॉट रेप्लिकेटिंग. जब वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा था तो ऐसा हो गया. ओके, सो दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द साइज, बड़ा बट डिवीजन नहीं हो रहा था. तो ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ कि साइज बड़ा है बट वो नहीं हुआ. उसके बाद दूसरा जो आपके पास थ्योरी आया सेल्स के बारे में कि आपके प्रीबायोंट सेल्स कौन से हो सकते हैं. इट इज अबाउट द माइक्रोस्फेयर्स. किसके बारे में आया ये, माइक्रोस्फेयर्स, कि ये माइक्रोस्फेयर्स क्या है और ये माइक्रोस्फेयर्स क्या हो सकते थे. सो एंड अनदर हाइपोथेसिस इज दैट अर्ली प्रोटोसेल could have been a microsphere.
जो आपके पहले वाले प्रोटोसेल्स थे वो माइक्रोस्पेस हो सकते थे। कैसे? देखो, व्हाट वुड हैपन, ये माइक्रोस्पोर्स जो था ना वो नॉन लिविंग तो था, बट इट हैड द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हिच मींस इट हैड योर प्रोटीन, it had your carb, it had your DNA, it had your lipids, okay, it had your fats, it had everything, it had everything which you need. Okay, so the microsphere is a non-living collection of organic macromolecules with double layered outer boundary. Add on क्या हुआ? Your plasma membrane is double layered, है ना भैया? This is just like your plasma membrane, which is a double membrane fluid mosaic model, आपने 11th में पढ़ा है ना? So it was like that. So the term microsphere सबसे पहले आपके पास सिडनी डब्ल्यू फॉक्स ने दिया था. Okay, and apart from that, these microspheres were increasing their size and they were duplicating also. They were dividing also. Course of it, size बढ़ा रहा था, but divide, ये divide भी कर रहे थे. ओके, तो उनके डिवीजन की वजह से हमें ये चीजें बदल. सो सिडनी फॉक्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि दे हैव द एबिलिटी टू बिल्ड माइक्रोस्फेयर्स फ्रॉम प्रोटियोनॉइड्स. प्रोटियोनॉइड वाले मॉलिक्यूल से बन सकता है. एंड प्रोटियोनॉइड्स आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांच चेन ऑफ योर अमीनो एसिड्स. नाउ एंड ही डिड दिस विद द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स एट द हायर टेम्परेचर, दैट इज 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर. और आपको पता है कि ये जो आपके पास सेल्स फॉर्म हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये भी नहीं था, ये थोड़ा ना बैठा थे देखने के लिए हाँ भैया अब चलो यूवी रेज जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी या फिर ब्लॉक नहीं होंगे या फिर कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए तो बैठा नहीं था. ठीक है, इसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कहा कि अपने लैब के अंदर ही करके दिए. ओके, सो ही फाइंड आउट, ही डिड द डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन हुआ. एंड दिस पॉलीमराइजेशन वी हैव सीन. ओके, सो इवोल्यूशन के पीछे ये दो थ्योरीज आती हैं. अभी देखो इसके अंदर क्या था. फॉक्स का ऑब्जर्वेशन ये था कि योर स्मॉल स्फेरिकल सेल्स लाइक यूनिट हैड अराइजन फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ योर प्रोटियोनॉइड्स. प्रोटियोनॉइड्स ने एग्रीगेट बनाया रहेगा और उसी एग्रीगेट के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका और प्रोटीन, आपका डीएनए या फिर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे कवर अप हो गए रहेंगे. ओके, एक रूम जैसा सेल उसने बना दिया. सो दीज मॉलिक्यूल्स एग्रीगेशंस वर कॉल्ड एज proteinoid microspheres, and the first cellular form of life could had been originated, okay, when during 3 billion years back, and they would have been giant molecules also. Giant molecules में आपके पास आपका RNA आ जाता है, आपका प्रोटीन चला आता है, you have the polysaccharide which is nothing but the long chain of your carbohydrates. So protein is nothing but the long chain of your amino acids, RNA is nothing but the long chain of your nucleotides. So इस तरीके से बने थे, बाकी सारी चीजें वहां से बन गई रहेंगी. ओके, so दो थ्योरीज आती हैं. माइक्रोस्फेयर और चीज देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि इट स्वेल्स और श्रिंक डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल. हम सेल के बारे में ये पढ़ाते हैं. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो सेल श्रिंक हो जाएगा, हाइपो में डालोगे तो स्वेल हो जाएगा, आइसोटोनिक में डालोगे तो नो चेंज. दिस वाज एक्टिंग सेम, है ना, कि जब आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो सेल विल श्रिंक, हाइपो में सेल विल स्वेल, है ना, एंड आइसोटोनिक में कुछ नहीं हो रहा था. तो ये भाई साहब भी सेम कर रहे थे. सी, माइक्रोस्फेयर वर्ड स्वेलिंग और श्रिंकिंग डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल. कौन से सॉल्यूशन में है वो, है ना, जैसे हम वो रेजिन्स वाला एक्सपेरिमेंट छोटे बच्चों को कराते हैं 9th वालों को, है ना, रेजिन को डालो हाइपरटोनिक में तो वो क्या होता है, हाइपरटोनिक में डालना है. हाँ, हाइपरटोनिक में स्वेल हो जाए. It depending upon the concentrations. Okay, so using ATP as the source of the energy, microspheres can direct the formation of polypeptides and ये भाई साहब लोग ATP यूज कर रहे थे. क्या यूज कर रहे थे? ATP. तो using the ATPs, okay, using the ATPs they were replicating your polypeptides and the nucleotides and the nucleic acids. ये भी कर रहे थे. So they have the ability of मोटिलिटी, ग्रोथ एंड जो कोसर्विट्स नहीं शो कर रहे थे, कोसर्विट्स के पास ये चीज नहीं थी. तो दे हैड द मोटालिटी. ओके, ये मोटाइल भी थे, दे वर शोइंग द ग्रोथ, दे वर डूइंग द बाइंडरी फ्यूजन आल्सो. ये तीनों काम करके दे रहे थे आपको इनटू द टू पार्टिकुलर्स. देखो ये दोनों के काम कर रहे थे. एंड द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन आल्सो. So, ये फ्यूजन भी कर रहे थे, ये बर्डिंग भी कर रहे थे, फ्रेगमेंटेशन भी कर रहे थे. कंप्लीट पैकेज अगर मैं बोलूं तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे थे. क्या करते ये लोग?
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब दे आर रिप्रोड्यूसिंग। यार आप छोड़ दीजिए कि ये डीएनए को बना रहे हैं या फिर आरएनए को बना रहे हैं, दे वर रिप्रोड्यूसिंग। समझ में आना, ये खुद को डिवाइड कर रहे थे, ये खुद का साइज बढ़ा रहे थे। ओके, दैट वाज द थिंग। सो सुपरफिशियली अगर मैं देखूंगा, देयर बडिंग रिसेंबल्स टू दोज ऑफ द बैक्टीरिया एंड, बाहर से देखोगे तो लगेगा कि बैक्टीरिया और जैसे ईस्ट आपका करता है बडिंग, है ना, ईस्ट इज द फंगस, सो वैसा आपको दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू द सम इन्वेस्टिगेटर्स, माइक्रोस्फेयर्स कैन बी कंसीडर्ड द फर्स्ट। सो इसकी वजह से, क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल में श्रिंक और सेल होने का था, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अलग तरीके से रिएक्ट करते थे। ओके, एटीपी को यूज करके ये लोग आपके पास डीएनए या फिर आपके पास प्रोटीन या फिर बाकी चीजें बना रहे हैं। ओके, मोर्टेलिटी है इनके पास, ये मूव कर सकते हैं, बड़ा हो रहे हैं, ये बाइंडरी फ्यूजन कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं। इनका बडिंग और इनका फ्रेगमेंटेशन रिसेंबल कर रहा है बैक्टीरिया एंड फंगाइज के डिवीजन के थ्रू। So that's why most of the scientists are relying onto the microsorbates, that microsorbates are your first living cells. Okay, now जब हमको वो सेल मिल गया तो हमें पता चला कि फिर प्रोकैरियोट्स कैसे आए। समझ में आ रहा है कि how your prokaryotes has been? Okay, so ये जो आपके पास माइक्रोस्फेयर्स थे, इसको हमने क्या कंसिडर किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या कंसिडर किया इसको, फर्स्ट सेल ऑन द अर्थ। ओके, अब जब फर्स्ट सेल ऑन द अर्थ आ गया तो जो सबसे पहला सेल हमको अर्थ पे देखने को मिला उसको हमने बोला प्रोकैरियोट्स। मतलब ये प्रोकैरियोट्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुए या फिर कैसे ये सेल बने होंगे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली आप आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को डाल देते हो। ओके, कि चलो ये लोग प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये जो प्रोकैरियोट्स है ये ओरिजिनेट कैसे हुए रहेंगे। अगर देखोगे तो प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोटोसेल्स। ये किससे जनरेट हुए थे, हमारे प्रोटोसेल से जनरेट हुए थे। एंड आपको पता वो 3 बिलियन ईयर अगो था, तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है ना, ये चीजें शायद शुरू हुई रहेंगी। कब हुई थी ये शुरू, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये चीजें शुरू हुई रहेंगी। ओके, एंड अगर आप इस चीज को देखोगे, ये जस्ट लेट मी इरेज दिस, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये चीजें शुरू हो गई थी। एटमॉस्फेयर वाज एनारोबिक। उस टाइम पे एटमॉस्फेयर क्या था, क्यों एनारोबिक था, क्योंकि हमको पता था कि एट दैट टाइम द एनवायरनमेंट वाज और द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप, फ्री ऑक्सीजन तो अवेलेबल ही नहीं है। जब फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उस टाइम पे दे आर गोइंग टू बी एनारोबिक इन नेचर। सो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एनारोबिक थे क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ओके, सो प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता है साइटोस्केलेटन नाम की कोई चीज होती नहीं उनके पास। ओके, वो आपको पता है एक सेल के अंदर भी स्केलेटन्स होते हैं। ओके, सो माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह से बने होते हैं, तो वो उनके पास था नहीं। ओके, वी हैव द कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स, और ना तो उनके पास साइटोस्केलेटन है, कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स है, ना कुछ है। बस आप समझिए ना कि भैया ये एक ऐसा कुछ तो भी बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर कुछ तो भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे सेंटर में उनका डीएनए मिल जाएगा और थोड़ा मोटा राइबोसोम्स होते हैं, इसके वजह से लोग प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं। ओके, दिस इज व्हाट योर प्रोकैरियोट्स पॉजेस ओवर देयर। सो अब अगर हम इसके आगे देखेंगे तो ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स में हुआ क्या था, इनका डिवीजन जो हुआ करता था, दे वर डूइंग बाय बाइंडरी फ्यूजन। जैसे अगर आप ये यूग्लिना देखो या फिर आपने पढ़ा है अमीबा करता है, यूग्लिना करता है, पैरामीशियम करते हैं। पैरामीशियम तो खैर ये तो फिर भी यूकैरियोट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं, बट आपका अमीबा वगैरह, ठीक है, या फिर बैक्टीरियाज वगैरह, दे वर डूइंग योर फ्यूजन। ओके, सो सम ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स जो हमारे पास हैं वो आपको मिलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स के। ठीक है, स्ट्रोमेटोलाइट्स होते हैं, दे वर फाउंड टुडे फ्रॉम द सेडिमेंट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते थे लास्ट टाइम में। ओके, और दे वर बेसिकली फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो आजकल दिखता है ना, वैसा वो दिखते थे। कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी करते थे, बट अभी भी ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। द प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये हमको बस सेडिमेंट्स में देखने को मिले हैं एंड वी थिंक दैट क्योंकि दे वर डूइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, अभी तो हमारे पास ऑक्सीजन फ्री है नहीं, है ना, बट हमें फ्री ऑक्सीजन नहीं, हमें क्या चाहिए, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। व्हाट डू वी नीड, वी नीड CO2 चाहिए हमको बहुत सारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है, ओके, कि हमने पहले पढ़ा कि भैया हमारे पास जो है ना फोटोसिंथेटिक कुछ बैक्टीरियाज मिले थे प्रोकैरियोट्स, बट क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सबसे पहले अर्थ पे कौन आया, हेटेरोट्रॉप्स आए या फिर ऑटोट्रॉप्स आए। Who came first on the earth, hetero और autotrophs? Autotrophs कौन से होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हो। हेटेरोट्रॉप्स कौन से होंगे,
सो आपको क्या लगता है जब अर्थ इवोल्यूशन कर रहा था या फिर जब अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन चल रहा था तो सबसे पहले कौन आया रहेगा, हेटेरोट्रॉप्स से ऑटोट्रॉप्स? पेड़ पहले आया था। क्या जवाब दे रहे हो भाई, हाँ ना, सीधा पेड़ ही आ गया इसके हिसाब से, है ना। अब इधर प्रोकैरियोट्स का ठिकाना नहीं है, यो तेरे को वो सीधा पेड़ ही आ गया, है ना। इधर अपन जिंदगी अभी निकल नहीं रही है, इसको पेड़ आ गया सीधा, वाह क्या बात कह दियो यार तुम, सबसे पहले पेड़ आ गए थे। ऑटोट्रॉप आएगा पक्का? सबसे पहले ऑटोट्रॉप आएगा? नहीं। अगर तुम्हारी मम्मी ने घर में खाना बना के रखा है और तुम जाकर कुछ स्पेशल डिमांड करो, क्या करेगी मम्मी तुम्हारे साथ? चमाट मारेगी ना तुम्हारी मम्मी, या तो कुछ तो फेंक के मारेगी, या तो पहले वो ठुसवाएगी तुमसे, है ना। पहले क्या करेगी, वो ठुसवाएगी, पहले वो वाला खाओ, उसके बाद दूसरा बना के देती हूँ, ठीक है। द प्रॉब्लम वाज, हमने अब तक की जो स्टोरीज पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा कि जो हमारा सी है, जो हमारा ओशियन है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा सूप बन के रेडी है। सूप को खाने वाला कोई चाहिए, प्रीबायोटिक सूप, याद आ रहा है? पिछले सेशन में पढ़ा था हमने, ऑलरेडी एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, नाउ यू नीड समवन हु विल डिग्रेड दिस। सो अर्थ के ऊपर सबसे पहले आए थे हेटेरोट्रॉप्स। अरे खाना रेडी है ना भाई, तुम क्या लाड साहब है क्या कि पहले जाके बोलेगा ना तुमने ये बनाया मैं ये नहीं खाएगा, मेरे को ये बना के दो। इतना लाड में आओगे तो मम्मी फिर 2 थप्पड़ मार करके पहले ठुसवाएगी, है ना, उसके बाद कुछ और खिलाएगी। तो वही चीज थी। सो अर्थ के ऊपर सबसे पहले हेटेरोट्रॉप्स आए एंड उसके बाद दे वर फॉलोड बाय द ऑटोट्रॉप्स। जब खाना कम होने लग गया, जब प्रीबायोटिक सूप कम हो गया, अरे पहले से खाना कहां से था, मतलब क्या ओशियन के अंदर ऑलरेडी ये सारा तरह पॉलीमरेशन हो गया था ना, तो पॉलीमर्स जो थे उनको डिग्रेड करना था। तो उनको डिग्रेड करने के लिए कौन सी तरह को फिर हेटेरोट्रॉप ने खाना बनाया, दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो ऑटोट्रॉप्स तो कब आएगा, जब ऐसा लगा कि अरे भाई अब तो खाना ही नहीं है, खत्म, तो मम्मी जाएगी वापस किचन में खाना बनाएगी। तो फिर इन्होंने ऑटोट्रॉप को ओरिजिन करा कर दिया। तो सबसे पहले अर्थ पे कौन आया, हेटेरोट्रॉप्स आया। सी द अर्लीस्ट प्रोकैरियोट्स ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्मेंटेशन ही कर सकते थे, क्यों फर्मेंटेशन कर सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। तो एनारोबिक प्रोसेस मतलब क्या कर सकते थे वो लोग, फर्मेंटेशन। ओके, सी इन द ब्रॉथ इन द ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन है नहीं, मतलब एनवायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप। तो रिड्यूसिंग टाइप या फिर ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट में तुम एक ही चीज कर सकते हो, दैट इज फर्मेंटेशन। एंड दीज वर डन बाय द हेटेरोट्रॉप। सी दे रिक्वायर्ड रेडीमेड ऑर्गेनिक मटेरियल। देवर एनारोबिक ना, कार्य खुद ही उनको ऑक्सीजन कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो मतलब ऑक्सीजन फ्री है नहीं, तो कैसे वो लोग काम करेंगे। सो उस टाइम पे दे विल बी रिक्वायरिंग द ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट था उस टाइम पे, और उस ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट की वजह से दे वर यूटिलाइजिंग दैट रेडीमेड मटेरियल विच वर ऑलरेडी क्रिएटेड इन द ओशन और इन द सी। सो वो प्रीबायोटिक सूप को अपने को खत्म करने का था। तो इसके लिए सबसे पहले अर्थ पे कौन आए, ऑटोट्रॉप्स नहीं आए, ठीक है। जब धीरे धीरे इन लोगों को पता चला कि अरे भैया कहानी खत्म हो रही है, ओके, सो ड्यू टू द रैपिड, इसके बाद ऑटोट्रॉप्स आए थे। सो ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इनटू द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, खाना बहुत है तो डिवाइड बहुत ज्यादा होता है। अब बैक्टीरिया के साथ में वही कंडीशन है, अरे यार तुमको 10 लीटर दही बनानी हो या फिर 2 लीटर दही बनानी हो, आप 1 चम्मच दही डाल दीजिए, रात भर में देखो प्रॉपर कंडीशंस अगर आप दे दोगे तो रात भर में पूरा पूरा दही जम जाता है आपके पास। कितना रैपिड डिवीजन करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज रैपिड डिवीजन इफ दे आर इनटू देयर नॉर्मल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन। समझ रहा ना, ये वुड के अंदर भी ग्लूकोज है, मतलब एक कह लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बट वुड के ऊपर फंगस क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर पेक्टिन भी है, उसको डिग्रेड करना किसी फंगस की बस की बात नहीं है। या फिर इसके अंदर लिग्निन भी है, लिग्निन को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। वेयरएज जो आप ब्रेड 2 दिन बाहर रख दीजिए, देखिए कैसे फंगस ग्रो होता है ना, मतलब दे नीड देयर फेवरेबल condition. So due to the rapid increase in the number of heterotrophs, the nutrients from sea water began to disappear and gradually exhaust होने लग गया। जब आपके पास खाना खत्म हो गया तो मम्मी को किचन में जाना पड़ेगा। तो जब heterotrophic bacteria rapidly divide हुए and whatever the resources were available into the sea, they have utilized that thing. जब उनका यूटिलाइजेशन हो गया उस चीज का, तो what they have done now, उसमें से कुछ लोगों को लगा कि अरे अब तो यहाँ खाना खत्म हो रहा है, so they switched themselves onto the autotropic mode. Okay, so this led to the evolution of
autotrophs, and these organisms were capable of producing their own organic molecules by first they were doing chemosynthesis only, यही पॉसिबल था, बट धीरे धीरे इवोल्यूशन और हुआ और ऑक्सीजन आना शुरू हुआ, तो दे स्टार्टेड विद द फोटोसिंथेसिस आल्सो. ओके, दीज दे हैव स्टार्टेड. सो सबसे पहले कौन आया ऑटोट्रॉप्स में भी? कीमो ऑटोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स पहले आए, उन्होंने खुद को रैपिडली मल्टीप्लाई करके जो भी सी के अंदर अवेलेबल था सब खाना पीना निपटा दिया उन लोगों ने. ये सब निपटाने के बाद व्हाट दे डिड, जब उनको पता चला कि अब तो खाना है नहीं, तो दे स्विच टू द ऑटोट्रॉपिक मोड. ऑटोट्रॉपिक मोड में भी दे डू नॉट हैव द ऑक्सीजन और द CO2 फ्री, जिसको लोग फिक्स कर सकें. सो दे स्टार्टेड यूजिंग द केमिकल्स. सो सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स में भी कौन सा आया? कीमो ऑटोट्रॉप. सबसे पहले कौन आया? Chemo autotrope came into the existence. So the drop into the temperature stopped the synthesis of organic molecule into the sea water. जो तुम्हारा टेम्परेचर हाई था तो सब बन रहा था, अभी टेम्परेचर गिर गया, टेम्परेचर has been degraded now, has been decreased now. So some of the early prokaryotes got converted into the, ये फिर कीमोटोट्रॉप आसमान से नहीं टपके, ये जो आपके हेटरोट्रॉप्स थे इनको लगा कि अरे भैया अब ये नहीं हो रहा है, so they have switched to the chemoautotropic mode of nutrition, which prepared the organic food by using energy released during the certain inorganic chemical reactions. So chemical reactions के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती थी, they were starting using those chemicals. समझ में आ रहा है? So यहां तक इन्होंने ऐसे किया. So this anaerobic chemoautotrophs were like present anaerobic bacteria. ये किस टाइप के थे? जो आज के एनारोबिक बैक्टीरिया ने, ये वैसे ही बिल्कुल थे, ठीक है. एंड नाउ दे स्टार्टेड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द, अब CO2 आना शुरू हो गया है आपके एटमॉस्फेयर में. अब जब CO2 का आना शुरू हुआ है तो स्टोरी और थोड़ा आगे बढ़ेगी. सो अब ये कीमो, जब जैसे जैसे आपके पास CO2 का आना शुरू हुआ है, ओके, जब आपके पास CO2 आएगा तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो अब हमने इसको भी फिक्स करना शुरू कर दिया. ओके, सो नाउ दे हैव बीन स्विच्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप, क्योंकि इसके बाद एक मॉलिक्यूल आया जिसका नाम था क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल हैव कैपेसिटी टू हार्वेस्ट सनलाइट और सोलर लाइट. ये सोलर लाइट को हार्वेस्ट कर सकता था. क्या कर सकता था? ये सोलर लाइट को हार्वेस्ट कर सकता था. तो सोलर लाइट को हार्वेस्ट किया गया और उसको हार्वेस्ट करके वहां से एनर्जी बनाने की, NADPH ATP बना करके, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हमने 11th क्लास में पढ़ा है ना. तो लाइट के बाद आपके पास डार्क रिएक्शन होता है, तो वो करना शुरू कर गया. सो इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इनेबल सर्टेन प्रोटोसेल्स टू यूटिलाइज द लाइट एनर्जी टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस. ये कीमोटोट्रॉप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाते, बट दे हैव स्टार्टेड मेकिंग ऑफ द carbohydrates. Okay, so these were anaerobic photoautotrophs. क्यों भाई anaerobic? कार्बन डाइऑक्साइड आया है ना, ऑक्सीजन तो नहीं आया है. ऑक्सीजन कब आएगा? जब ऑक्सीजन फ्री कराना ना अभी अपने को, तो वो कब बनेगा वो भी देखेंगे, वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे. सो दे डिड नॉट यूज वाटर एज द हाइड्रोजन सोर्स. याद है हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस का एक मेजर इवेंट था फोटोलाइसिस. याद आ रहा है? फोटोलाइसिस ऑफ H2O का मॉलिक्यूल. जब ये H2O सनलाइट में टूटता था, ऐसा H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ O2, है ना, याद आ रहा है? तो यहाँ से हाइड्रोजन और आपके इलेक्ट्रॉन जाते थे आपके वो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में, बट इनके पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं था. ओके, दे डिड नॉट यूज द वाटर एज द हाइड्रोजन सोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में वाटर हाइड्रोजन सोर्स की तरह काम करता है, बट इनके पास ये वाली चीज नहीं थी. सो दे वर सिमिलर टू द प्रेजेंट डे सल्फर बैक्टीरिया. आज जो आपके कीमोट्रॉप्स है ये वैसे थे. ओके, ब्लू ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो आपके पास आते हैं वैसे पर्पल बैक्टीरिया. ओके, सो दे वर यूजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड टू स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एंड इसी को यूज करके आपको याद है वो हिल्स रिएक्शन और बाकी लोगों ने प्रूफ किया था, है ना, कि भैया ये हाइड्रोजन जो है वो वाटर से आ रहा है. सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ये वाटर से इवॉल्व हो रहा है. इट इज नॉट इवॉल्विंग फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड. वरना हम बचपन में हम क्या सीखते हैं, हमको ये पता है कि पेड़ जो है वो CO2 लेता है और O2 देता है, बट वो O2 CO2 से नहीं आता है. दिस O2 इज कमिंग फ्रॉम द वाटर. सो हाइड्रोजन वर यूज्ड इन द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड द सल्फर वर रिलीज्ड एज द, सो सेम लाइक डे. आजकल क्या हो रहा है, ये H2O टूटता है, H2O में से हाइड्रोजन जो है और इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में, प्लस ये आप जो ये हाफ O2 को रिलीज कराते हो, दिस इज रिलीजिंग एज द गैस. ये उस टाइम पे भी हो रहा था, बट उस टाइम पे इस H2O की जगह पे क्या था बेटा?
H2S, इसकी जगह पे क्या था हमारे पास, H2S था, है ना, दिस H2S was getting released. Okay, so इस तरीके से आपके पास क्या आ गए, फोटोऑटोट्रॉप्स आ गए. Now how this aerobic phototropes came, ये तो आपके पास एनारोबिक वाले फोटोऑटोट्रॉप्स थे, अब आपके एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप्स कैसे आए, दीज यूज वाटर एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज द सोर्स ऑफ कार्बन एंड दे वर सिंथेसाइजिंग. अब जो हमने पीछे रिएक्शन लिखा था ये वाला वो रिएक्शन यूज करते हैं, है ना, CO2 को ये लोग आपके डार्क रिएक्शन में फिक्स कर देते हैं और वाटर को स्प्लिट करते हैं लोग लाइट रिएक्शन में. ओके, वहां से ATP पे जनरेट कर लेते हैं. सो द फर्स्ट एरोबिक फोटोऑटोट्रॉप जो हमको मिला था वो था साइनोबैक्टीरिया विच इज योर ब्लू ग्रीन एल्गे. ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है ना, ये जस्ट एक मिसकंसेप्शन है. ब्लू ग्रीन एल्गे हम लिख देते हैं बट ये भाई साहब एल्गे नहीं है, ये एल्गे नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया. ये आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था क्लास 11 में. दे हैव द हेटेरोसिस्ट आल्सो, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रहता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स दे हैव. ओके, सो ये साइनोबैक्टीरियाज हैं व्हिच वर कमिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल ग्रुप, नॉट फ्रॉम द algal. They are called as blue green algae because they are photosynthetic. Okay, so forms like which has the chlorophyll है, the photosynthesis करेगा ही करेगा. Okay, and they releases the oxygen in the atmosphere as the byproduct of the photosynthesis. तो यहां से ऑक्सीजन आपके एनवायरमेंट में आना शुरू हुआ. ओके, नाउ ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, जब आपके पास ये फोटोसिंथेटिक वाले ऑटोट्रॉप्स आ गए विच वर एरोबिक. ओके, अब इन्होंने कैसे शुरू किया, एज अ नंबर ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स इंक्रीज, क्योंकि अब तो वो हेटेरोट्रॉप्स गए, खाना तो है नहीं कुछ भी, तो खाना जब बनेगा तब खाओगे ना, तब तो क्या आसान बैठना पड़ेगा, तब मम्मी या फिर किचन के अंदर 2-3 लोग लगेंगे तो खाना बनेगा. सो आपके ऑटोट्रॉप्स का नंबर बढ़ा, ऑक्सीजन का रिलीज भी फिर बढ़ेगा एटमोस्फेयर में, ऑटोट्रॉप का नंबर बढ़ेगा तो ये वाला भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, सो वंस योर ऑटोट्रॉप्स का अमाउंट बढ़ा, लाइकवाइज जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी बढ़ेगा. सो नाउ योर एटमोस्फेयर विच वर reducing at that time, now it has been coming to the oxidizing. ये क्या हो गया, ये उस टाइम पे क्या था, रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग से क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, बिकॉज नाउ वी हैव मोर फ्री O2 एट दिस टाइम. अब हमारे पास क्या ज्यादा फ्री O2 है, यहां तक समझ में आ रहा है. दिस इज व्हाट हैपेंड. सो एज द नंबर ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स हैज बीन इंक्रीज्ड, द ऑक्सीजन का अमाउंट भी क्या हो गया, बढ़ गया, एंड फ्री ऑक्सीजन देन रिएक्टेड विद द मीथेन एंड अमोनिया, एंड नाउ इट हैव ट्रांसफॉर्म्ड द मीथेन एंड अमोनिया इनटू द एंड फ्री नाइट्रोजन. सो आप देखो ना, आप जब एयर को पढ़ते भी हो तो आपको पता है कि एयर के अंदर मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पोजिशंस हैं वो नाइट्रोजन का है ना. फिर कुछ तो 21% आपके पास O2 है, फिर सम 7% और समथिंग यू हैव CO2 एंड द अदर गैसेस आर देयर. ओके, तो ये सारी चीजें वहां से आपको देखने को मिलती हैं, isn't it? So this thing has happened during those days. Okay, so oxygen releasing prokaryotes first appeared 2.5 billion years ago. 1000 साल लग गए हैं इस चीज को होने में. 3.5 में पहले वो पहला वाला सेल आया था प्रोकैरियोट, है ना. सो अभी देखिए कितने साल लग गए इसको. तो ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये बहुत लंबा टाइम लिया. ये देखिए इसने मीथेन या फिर आपके पास इसके साथ में रिएक्ट किया, अमोनिया के साथ में, मीथेन के साथ में, तो इट हैव रिलीज दिस वन, देन CO2 रिलीज हुआ, फिर फ्री नाइट्रोजन रिलीज हुआ है, एंड दीज ऑल आर नथिंग बट द रॉ मटेरियल्स फॉर योर फोटोसिंथेसिस. जिस धोखेबाजी की बात करते हैं वो ये है. एवोल्यूशन के टाइम में सबसे बड़ा धोखा अगर किसी को मिला है तो वो मिला है हमारे भाई साहब, हाँ ना बेटा, बहुत दुख हुआ. बेचारा यूवी ने ओजोन को बनाया, है ना. वो तुम्हारी सैयारा वाली स्टोरी याद है नहीं, सैयारा में ऐसा नहीं हुआ था ना. हाँ, ये सैयारा इसलिए याद रहा ना क्योंकि क्या कहनी नहीं चाहिए ये बात, बट बेटा यहाँ तेरे को हम गाना गवा देंगे रिकॉर्डिंग के टाइम पे, है ना, फिर तेरे अंदाज भी बदल जाएंगे, है ना. तो वही बदले बदले से अंदाज वाली बात हो गई कि भैया हुआ क्या यहाँ पे, कि ये देखें होता क्या था. ये यूवी लाइट्स क्या करते थे ना, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को व्हाट दे डू, देखो ये आपके पास O2 था, ले इसका रेजर भी काम नहीं कर रहा. हाँ, ये करते क्या थे ये भाई साहब लोग,
ये आपके पास है O2, O2 के ऊपर आपका यूवी लाइट पड़ता था, ठीक है, एंड इट फ्रेम्स द ऑक्सीजन का रेडिकल। क्या बना देता था ये बच्चा? ऑक्सीजन का। अब ये ऑक्सीजन का रेडिकल दूसरे ऑक्सीजन के साथ में मिलता था, वो फिर यूवी के प्रेजेंस में, यूवी ने साथ नहीं छोड़ा उसका, ठीक है, और उसने क्या बनाया? O3 बनाया। और ऐसे बहुत सारे O3 मिलकर के, बहुत सारे O3 लोगों ने मिलकर के क्या बनाया भाई आपके लिए? ओजोन। और जिस दिन ये ओजोन की लेयर रेडी हो गई है ना आपके लिए, जिस दिन ये ओजोन की लेयर कामयाब हो गई, उसने यूवी से पल्ला झाड़ लिया, भाई तू अपना रास्ता देख, अब तू इधर मत आ, ठीक है, ऐसी वाली कहानी थी। सो द एज ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, जस्ट एक फनी वे में आपके लिए था। सो एज एन ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर, द अल्ट्रावायलेट लाइट चेंज सम ऑक्सीजन इनटू, जिसने ओजोन को बनाया उसी को उसके घर से बेदखल कर दिया गया। खैर वो तो आता सूर्य से, मतलब सन से आता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, क्या हो गया? उसके साथ धोखा कर दिया? नहीं, सीधे ऊपर नीचे हो जाता है। क्या ऊपर नीचे हो जाता है? दो धोखा क्या? धोखा नहीं दिया ना? अच्छा हाँ, उसने धोखा दे दिया। हाँ, सो द ओजोन फॉर्म्ड अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर एंड भैया जैसे ही, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे ही उसकी दीवार बनी, उसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला उसने ब्लॉक किया यूवी को। तुम्हारा काम बन जाता है उसके बाद किसी का भी नंबर व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह से ब्लॉक। तो आजकल जैसे जेनजीस करते हैं सबको ब्लॉक। तो जैसे ही ओजोन की लेयर बनी, काम बना, इसने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, हर जगह से भाई साहब का नंबर ब्लॉक कर दिया, तुम अंदर ना आओ, ठीक है। फिर कभी वो मेल भेजा था उसने बीच में, एक बार ओजोन लेयर डिग्रेड हो गई थी तो, है ना, तो यूवी लाइट ने मेल भेजा था, हाँ बेटा तुमको हमारा अहमियत नहीं पता है ना, अगर हम नहीं होंगे, सॉरी अगर हम होंगे तो फिर स्किन कैंसर वैंसर होता है ना सब, वो हुआ था, एक जगह डिग्रेड हो गया था पूरा का पूरा ओजोन लेयर। सो ultraviolet and leaving the visible light to main source to the energy, ठीक है। so now the visible light is coming onto the earth, okay, so that is what happening. So the first cellular form of the life did not possibly originated till about 200 million years ago. 200 साल पहले तक भी अभी भी यहाँ पे कुछ, सॉरी 2 lakhs years ago तक भी यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल, कहें कि भैया जब तक ओजोन लेयर नहीं बनती तब तक यूवी का ब्लॉकेज होगा नहीं। और यूवी खतरनाक क्यों है? व्हाई दिस यूवी इज हार्मफुल? बिकॉज ये भाई साहब तुम्हारे बॉडी में थायमीन के डाइमर बना देते हैं, एंड दिस कॉजेस डीएनए का म्यूटेशन। क्या करते हैं डीएनए का? हाँ, डीएनए का म्यूटेशन होगा तो कैंसर वैंसर जैसा बीमारी करेगा, तुम मर जाएगा, है ना। खैर उसने अपने, मतलब देखो भैया, किसी को अपनी जिंदगी से निकालना अच्छा है, अगर नेगेटिविटी है तो निकालो अपनी जिंदगी से, ठीक है। तो ये जो चेंज देख रहे हैं शायद उसी का एक नतीजा हो सकता है। ओके, सो अगर आप देखोगे नेगेटिविटी को निकालो अपनी लाइफ से, तो भैया अर्थ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था यूवी रेस, ठीक है। तो कभी कभी अगर आप नेगेटिविटी को नहीं निकाल सकते तो थोड़ा उससे देखो कि क्या है, क्या क्या कर सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले यूवी के साथ दोस्ती की, है ना, फिर यूवी को बोला ठीक है तू मेरे को हेल्प कर, यूवी ने उसको हेल्प किया, उसने ओजोन लेयर बनाया। जैसे ही लगा कि ये यूवी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उसने सबसे पहले उसको टाटा बाय बाय बोल दिया, ठीक है। सो टॉक्सिक लोगों को पहचानने में थोड़ा टाइम हो लेता है, लेकिन लोग पहचान लेते हैं। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2 lakhs years ago, and there were the probably single cells organisms उस टाइम पे पॉसिबल थे, and this was the formation of your ozone layer. Okay, अब जब ओजोन लेयर बन गई, ओजोन लेयर बन गई, है ना, अब ओजोन लेयर बन गई तो यूवी लाइट नहीं आएगा अंदर, यूवी लाइट नहीं आएगा तो नाउ फ्रॉम प्रोकैरियोट्स यू हैव द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। अब क्या इवॉल्व होंगे आपके पास? यूकैरियोट इवोल्यूशन होंगे, ठीक है। सो द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, सो दीज डेवलप फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट सेल्स। अब इसके पीछे ना थियरीज चलती हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हमने प्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ा है, एक कुछ सेल्स होते थे प्लैंक्टन्स। लोग कहते हैं ना, ये सब सिर्फ कई बातें, मैं बार बार इस चीज को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द थियरीज ओनली। ओके, हम प्लैंक्टन्स के बारे में बात करेंगे, जरा इसको देखते हैं। सो दीज डेवलप फ्रॉम द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट सेल्स अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। नाउ देयर वर 2 व्यूज रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, कि यूकैरियोट्स कैसे बने। पहला व्यू था आपके पास प्लैंक्टन्स वाली स्टोरी, जो बात करती है, ये पहले लोग कहते थे कि एक सेल हुआ करता था जिसके पास सिर्फ न्यूक्लियस था, जैसे प्रोकैरियोट्स हैव जस्ट न्यूक्लियस भी नहीं था उनके पास, जस्ट तो डीएनए था और कुछ राइबोसोम से। तो एक सेल था जिसके पास न्यूक्लियस था, तो ये प्लैंक्टन्स थे। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो वो क्लोरोप्लास्ट है,
क्लोरोप्लास्ट हो गया या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। कहते थे कि ये तीनों अलग अलग रहते थे। लोग क्या कहते हैं इनके बारे में, स्टोरीज थी कि दीज थ्री सेल्स वर द डिफरेंट सेल्स एट द टाइम। और क्यों कहते थे, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर इसके पास न्यूक्लियस था तो इसके न्यूक्लियस में डीएनए था, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है और इसके पास भी खुद का डीएनए होता है, बिकॉज ऑल द थ्री हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास खुद का क्या है, दे हैव देयर ओन डीएनए। अब इनके पास खुद का डीएनए है, दैट इज आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था कि दीज आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल। कुछ प्रोटीन से खुद के लिए बना लेते हैं बिकॉज दे हैव देयर डीएनए, है ना। सो ये स्टोरीज चलती थी। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो प्लैंकटन था ना, ओके ये समझिए आपका प्लैंकटन है, ठीक है, और दिस इज योर, एक समझिए क्लोरोप्लास्ट है और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, जब ये इवोल्यूशन हो रहा था तो इन लोगों को लगा कि अब हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। नाउ दे केम इन एन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और एन म्यूचुअल रिलेशनशिप, गिव एंड टेक वाला। तो हुआ क्या कि ये जो प्लैंकटन्स थे, इस प्लैंकटन्स ने, जिस प्लैंकटन्स ने आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को इनगल्फ किया, क्या, जिसने दोनों को इनगल्फ किया, किस किस को, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को, तो वो बन गया फाइटोप्लैंक्टन। क्या बना बच्चा लोग, वो फाइटोप्लैंक्टन बना। एंड द प्लैंक्टन विच जस्ट इनगल्फ्ड माइटोकॉन्ड्रिया, क्या इनगल्फ किया उसने, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये बना जू प्लैंक्टन। क्या बना, अब हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि यही फाइटोप्लैंक्टन लेटर ऑन जल के प्लांट सेल बना, ओके, और ये जू प्लैंक्टन बाद में जाके के एनिमल सेल बना। क्या बना, एनिमल सेल बना। तो ये दो थ्योरी समझ में आ रही है। ये पहले अलग अलग थे, तीनों की तीनों हमारी एक थ्योरीज बताती है। जब ये तीनों अलग अलग थे तो हुआ क्या कि आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्लैंकटन ने अपने साथ, प्लैंकटन बोले जाए फिर कोई भी एक सेल बोले जाइए, जब उस सेल के एसोसिएशन में व्हेन दे केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड ये उसके साथ में रहने लग गए, तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनर्जी दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट आपको फूड बनाने का हेल्प आउट करके दे रहा है, तीन सारी चीजें थी, ये लोग साथ में रहे तो बने ये फाइटोप्लैंक्टन। एंड हम ये भी कहते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन ही आपके प्लांट सेल बने, ओके। और जिस सेल ने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में एसोसिएशन किया वो क्या बना, जू प्लैंक्टन। जू मतलब एनिमल, तो वही क्या बना बाद में, एनिमल सेल बन गया। यूकैरियोट तो बन गया बट ये क्या बने आपके लिए फिर एनिमल सेल बन करके आ गया, ओके। एंड दिस इज हाउ वी से दैट कि इवोल्यूशंस हुए थे। सी वही सिम्बायोटिक ओरिजिन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, देयर माइट बी द सिम्बायोटिक ओरिजिन ओवर हियर। क्या हो सकता था आपके पास, सिम्बायोटिक ओरिजिन हो सकता था इसके अंदर। So what had happened? According to the Margulis or the Boston University, Margulis of the Boston University, some anaerobic predators host cell engulfed the primitive aerobic bacteria, but did not digest them. They came into a symbiotic relationship. So these establishment themselves inside cells are called as symbionts, and such predator host cells became the first eukaryotic cell. So the cell which just engulfed the mitochondria has become the एनिमल सेल, एंड जिसने क्लोरोप्लास्ट को भी इनगल्फ करके रखा अपने साथ में, बिकेम द प्लांट सेल। जिसने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया इनगल्फ किया वो क्या बना आपके लिए, एनिमल सेल। और जिसने माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों को लिया वो क्या बन गया, प्लांट सेल बन गया। दिस इज हाउ योर origin have taken place, okay। और ये symbiotic वही था। See the predator host cell that engulf anaerobic bacteria, okay, into the animal cell, और फिर बाद में क्या बना, जिसने दोनों किया वो क्या बन गया आपके पास, प्लांट सेल बन गया, जिसने ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह को भी लिया। So the anaerobic bacteria established themselves as the mitochondria and the blue green algae as the chloroplast। ये चीजें इसके अंदर समझ में आई थी, ठीक है, और ये चीजें चली थी, ठीक है। सो नाउ ओरिजिन बाय, एक आता आपके पास ओरिजिन बाय इन्वेजिनेशन, वो एक थ्योरी थी आपके पास की प्लैंकटन वाली थ्योरी थी। दूसरा आता है आपके पास ओरिजिन बाय इन्वेजिनेशन। ये हमारा सारा अभी बायोजेनेसिस से चल रहा है। अभी हमने प्रोकैरियोट्स को देखा, अभी क्या देख रहे हैं हम, यूकैरियोट्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं आपके पास। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, सेल ऑर्गेनल्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल माइट हैव ओरिजिनेटेड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सरफेस मेम्ब्रेन। हाउ, अब आपको पता है कि आपका एक सेल है, ओके, एंड देयर माइट बी चांसेस कि इसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट हुआ रहेगा और इसी ने खुद के अंदर ही बना लिया क्लोरोप्लास्ट, ओके, और खुद के अंदर बना लिया इसने माइटोकॉन्ड्रिया, खुद के अंदर बना लिया इसने न्यूक्लियस। सरफेस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होता है ना ऐसा, ओके, मतलब ये कुछ ऐसा था ना। तो व्हाट वुड माइट हैड हैपन कि
व्हाट माइट हैव हैपेंड कि दिस थिंग माइट हैव इन्विजिनेटेड लाइक दिस, तो यहां से ये पिंच्ड ऑफ होकर के अंदर चला गया रहेगा एक सेल, है ना। तो ये वाली भी एक थ्योरी आपके पास, थ्योरी ऑफ इन्विजिनेशन भी चलती है। ओके, उसके बाद आपके पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए। क्या आ गया आपके पास? मल्टीसेलुलर। सो द वंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर वेल डेवलप्ड कुड हैव गैदर्ड टू फॉर्म द, जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो क्या बनाया उन्होंने? कॉलोनीज बनाया। सॉरी, सिंगल सेलुलर तो उन्होंने क्या बनाया? कॉलोनीज बनाया। एंड लेटर ऑन सेल डिफरेंशिएटेड अकर्स इनटू द मल्टीसेलुलर एंड ग्रेजुअल मॉडिफिकेशंस हुए, एंड इन मॉडिफिकेशंस की वजह से फिर हम आ गए, है ना। फिर कौन आया उसके बाद? हम, मतलब अभी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। इसके अलावा ये लोग ये भी बोलते हैं कि भैया क्या जिंदगी किसी दूसरे प्लैनेट पे पॉसिबल है? साइंटिस्ट लगे हुए ढूंढने में, ठीक है। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अब तक हमें मिला नहीं है, बट हमारा सबसे करीबी प्लैनेट जो हमारा मार्स है, ओके, उसके कुछ कंडीशन सूटेबल हैं, बट समझिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये भी ढूंढने के लिए, ठीक है। हम चंदा के ऊपर ढूंढ रहे थे रोशनी, सॉरी चंदा के ऊपर रोशनी नहीं, मून के ऊपर हम पानी वानी ढूंढ रहे थे, मिला नहीं मिला, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अब तक हमारे पास नहीं है। जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो भी कॉन्क्रीट एविडेंसेस अभी प्रॉपरली हमें दे नहीं रही हैं, ठीक है। बट या वी वर सर्चिंग, जैसे कि इंडिया का भी एक मंगलयान था, एंड इट वाज देयर, है ना। सो वो भी है, फिर हमारा चंद्रयान भी था। तो प्रिमिटिव अर्थ जैसा ही कंडीशन है जहां पे आपके पास ये थी। तो ये वाली जो थ्योरी थी आपके पास क्या था? बायोजेनेसिस था। आज हमने क्या खत्म किया? अभी आज बायोजेनेसिस, ठीक है।